मज़ामत से बड़ी तहरीक है जो बिला खौफो खतर हक सच के लिए अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। उनके लिए कहने को तो बहुत कुछ है। मेरी मुराद जनाब आमर नवाज वड़ैच साहब सदर कराची बार एसोसिएशन से है कि जिनको आज पाकिस्तान भर के वकला सुनना चाहते हैं, जिन्हें सिविल सोसाइटी सुनना चाहती है, जो सियासी कारकुनों की भी आवाज है, जो हक सच का आलम बुलंद किए हुए हैं। जनाब आमर नवाज वड़ैच साहब आपसे मुखातब होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ में डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। एक है स्टेट इंटीग्रिटी, दूसरी है स्टेट पॉलिसी। हसाम न्याजी को जब पकड़कर कराची में लेके गए तो मैं कोर्ट में गया उसके बेल के लिए या डिस्चार्ज के लिए। तो केस चलने से चंद मिनट पहले मुझे कॉल आई, मुझसे कहा कि आप यहाँ से चले जाएं और आपके बाकी जो ओहदेदार हैं वो जा चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, वो एक बैरिस्टर है, वकील है, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। मुझसे कहा गया कि आप हाथ हल्का रखिएगा। खैर जब केस चला तो सरकारी वकील से, प्रोसिक्यूटर से जज साहब ने एक सवाल किया कि ये जो एफआईआर कटी है उसमें परमिशन लेना मैंडेटरी थी, क्या परमिशन ली है या नहीं ली है। सरकारी वकील ने जिगजैग किया, फिर दोबारा जज साहब ने पूछा, फिर जिगजैग किया। तीसरी बार जब पूछा तो मैंने सरकारी वकील से कहा कि आप शर्म करें, ये बैरिस्टर है, आपका वकील है, आप पहले क्लियरली बताएं कि आपने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी। उसने कहा नहीं ली थी। उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर मुझे दोबारा कॉल आई, मुझसे कहा गया कि आपसे मीटिंग करनी है। मुझसे मीटिंग की तो मुझसे कहा कि आपने स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर किया है। तो मैंने कहा वो कैसे। बोला आपने, ये हमारी पॉलिसी थी, ये जो हसाम न्याजी के इशू में आप गए। मैंने कहा देखें दो बातें हैं, एक स्टेट इंटीग्रिटी है, पाकिस्तान पे मेरी जान कुर्बान, मेरे बच्चों की जान कुर्बान। अब आप बात करेंगे स्टेट पॉलिसी की। स्टेट पॉलिसी पे कल तक आपने नवाज शरीफ साहब को हराम किया हुआ था, खान साहब को हलाल किया हुआ था। आज आपने नवाज शरीफ साहब को हलाल कर दिया है, खान साहब को हराम कर दिया है। परसों फिर आप पॉलिसी चेंज करेंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे। हम बुकला अपने ज़मीर की बात सुनेंगे, हम असूल के साथ खड़े होंगे। तो ये बात हर बंदा समझ ले कि हमें स्टेट पाकिस्तान के साथ हम हर हाल में खड़े हैं, लेकिन हम पॉलिसीज़ के साथ नहीं खड़े हैं। अगर कोई गलत पॉलिसी बनाएगा हम उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे और उसके खिलाफ जदोजहद भी करेंगे। सिंध में हमारा एक कोर इशू चल रहा था 6 कैनाल से रेलेवेंट। 6 कैनाल से जब हमने तहरीक से पहले जब हमारे कन्वेंशंस रैलीज चल रही थी तो उन्होंने मुझसे मीटिंग की, मुझे कहा कि आपको क्या इशू है ये जो हम 6 कैनाल्स बना रहे हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। बोला है। मैंने कहा अगर सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है तो पहले अपने मैदान आबाद करो, फिर रेगिस्तान को आबाद करो। आप रेगिस्तान को जो आबाद करना चाह रहे हैं, साउथ अफ्रीका में उसका तजर्बा फेल हो चुका है, इंडिया में उसका तजर्बा फेल हो चुका है, दुबई में उसका तजर्बा फेल हो चुका है। आप जो तजर्बा करना जा रहे हैं ये फेल हो जाएगा। आप मेहरबानी करें, कोई किसी किस्म की कैनाल्स मत बनाएं और आप
इस बात पे क्लियर रहें कि पूरे सिंध पाकिस्तान में, सिंध में, पंजाब में हर किसी को जो पानी एग्रीमेंट्स के तहत तकसीम किया गया है उसके तहत दिया जाए। जब हमारी वो बात हमारी कन्वेंशन से, हमारे रैलीज से नहीं मानी गई तो फाइनली हम जदोजहद के लिए रोड पे आए। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप हक पे खड़े होते हैं तो आपको किसी चीज को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बबरलू तहरीक में तकरीबन 80 लाख लोगों ने शिरकत की थी और मेरी जेब से या मेरी बार की जेब से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ था। वहां पे लोगों ने सेल्फ अपनी मदद, आप वहां पे लोगों ने खिदमत की। वहां पे जो जज्बा था उनका ये कहना था कि ये वकील जो हैं ये एसी में बैठने के आदी हैं, 47 डिग्री 50 डिग्री, ये एक दिन में भाग जाएंगे, 2 दिन में। हमने 13 दिन वो जदोजहद जारी रखी, 12वें दिन हमें नोटिफिकेशन मिला था। वहां पे जो लोग थे इस हद तक खड़े हुए थे हक पे। एक शख्स आए, उन्होंने मुझे 60 लाख का चेक दिया, मैंने कहा मैं पैसे नहीं चाहिए, आप खुद खर्च करें। एक आए, उन्होंने 40 लाख रुपए का चेक दिया, मैंने कहा पैसे नहीं चाहिए। दूसरे आए, कैश दिया, मैंने कहा पैसे नहीं चाहिए। एक शख्स थे, उन्होंने मुझे सोने का ताज पहनाया। हमारी एक बहन थी, मुझे पता चला वहाँ पे एक खातून थी, उनके हस्बैंड ने, उन्होंने अपना जेवर बेच के हर रोज़ धरने के लोगों को सुबह नाश्ता कराते थे। वो मैंने ताज अपनी उस बहन को गिफ्ट किया। मैंने कहा मुझसे ज़्यादा आप इस ताज की हकदार हैं। वहाँ पे होटल वाले वकील का काला कोट देख के उससे खाने के पैसे नहीं लेते थे। वहाँ पे जो ड्राई क्लीनर्स थे, कपड़े धोने वाले थे, वो कपड़े धोने के वकील से पैसे नहीं ले रहे थे। वहां पर अगर किसी ने बैलेंस डलवाया तो बैलेंस वाले लोग पैसे नहीं ले रहे थे। जो मेहमान नवाजी की और पूरी जो हमारी तहरीक थी वो पीसफुल तहरीक थी, उसमें एक शीशा, एक कांच तक हमने नहीं तोड़ा। तो वो एक जो तहरीक थी वो सक्सेसफुल तहरीक हुई, जिसमें पूरे पाकिस्तान की बार्स ने, जिसमें लाहौर बार, नसवाना साहब, मुबशिर साहब, फारूक साहब, हमारे बुलैदी साहब, आमिर साहब, हर बंदे ने अपना रोल प्ले किया और थ्रू आउट पाकिस्तान से जो हमें सपोर्ट मिली, हम उस सारी तहरीक को कामयाब करने में सक्सेसफुल हुए। और उसके पीछे जो मेन रीज़न था वो नेक नियती और हिम्मत थी। जब हम जाने लगे तो मुझे से किसी दोस्त ने कहा कि भाई हम वहाँ जाएंगे, हमारा खाना पीना सब कुछ। मैंने उनसे कहा कि आप इसकी फ़िक्र नहीं करें, ये हुसैनी काफ़िला है, अल्लाह ताला मदद करेंगे। क्योंकि हमें पता नहीं था, हमारा ये स्लोगन था और हम क्लियर थे कि या हम वहाँ से मर के आएंगे या नोटिफिकेशन लेके आएंगे। हम उसमें सक्सेसफुल हुए। अभी हमारा कॉरपोरेट फार्मिंग का इशू चल रहा है, लेकिन इस दौरान मोरो में एक इंसिडेंट हुआ। मोरो में जो इंसिडेंट हुआ उसमें बेगुनाह लोगों पे, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उन पे फायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे में 2 लोग शहीद हुए। एक जाहिद लगारी और एक इरफान लगारी। जाहिद लगारी की तदफीन हो गई और इरफान लगारी की जो डेड बॉडी है वो पुलिस लेके भाग गई। हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहां के लीडरान एक लाश से डरते हैं। आप तो फिर जिंदा लोग हो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। और मैं रियासत से और गवर्नमेंट से क्लियर बात कह रहा हूं, इरफान शहीद की डेड बॉडी उसको दे दो, उसकी फैमिली को। उसके बाद अगर हम लाए अमल देंगे फिर आपकी चीखें निकलेंगी कि हर काम में वकील इंटरफेयर करते हैं। हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन हम सिंध की मासूम आवाम को लावारिस भी नहीं छोड़ने देंगे। हाँ, हम इस चीज़ की मुसम्मत करते हैं, अगर किसी ने गाड़ी चलाई है
किसी ने कोई घर जलाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सब तब हुआ जब आपने उन लोगों पे फायरिंग की। अगर आप फायरिंग नहीं करते, उन बेगुनाह लोगों को प्रोवोक नहीं करते, तो ये सब नहीं होता। सेकंड थिंग, ये जो लोग हैं इनका किसी कलअदम तंजीम से ताल्लुक नहीं है। हम तमाम दोस्तों को ये क्लियर कहेंगे कि सिंध के लोग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, वो पॉलिसीज के खिलाफ हैं, वो अपने वसाइल की विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हैं। और कोई भी शख्स जो किसी भी मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखता है, अगर वो पाकिस्तान के साथ खिलाफ है तो हम उसके साथ नहीं है। इस बात में हम बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान पहले, फिर सिंध, फिर सब कुछ। लेकिन हम अपना राइट लेना जानते हैं। गवर्नमेंट से हम क्लियरली कहेंगे कि आप उनकी फैमिली को उनके बच्चे वापस करें और ये बच्चे की लाश वापस करें और ये जुल्म और जबर बंद करें। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता है। इसलिए अभी जो मिसिंग पर्सन्स हैं वहाँ पे, उन मिसिंग पर्सन्स को भी उनकी फैमिलीज़ के हवाले किया जाए, उनको सामने लाया जाए और उनके खिलाफ अगर कोई भी चीज़ है वो सामने लाई जाए। लेकिन आपको कोई राइट नहीं है कि आप मिसिंग करें। ताकत के नशे में मदहोश मत रहना। एक दोस्त ने कहा मुझसे, बोला ये ताज़ा ताज़ा जंग जीती है, अभी तो वड़ाई साहब मोराल हाई है, सारा कुछ है। मैंने कहा हम उनके साथ हैं, हम भी कह रहे थे, हम फ्रंट लाइन पे थे, हमने कहा हमारा खून हाजिर है। लेकिन आप सब यहाँ बैठे हैं, आप बाहर वाले से लड़ लेंगे, लेकिन घर में जाके जो भाई हैं वो भाभियों से नहीं लड़ सकते। सही है? क्यों? जो घर होता है उसमें आपकी मजबूरियां होती हैं। तो ये आपका घर है, यहाँ पे आपको हम सबको लेके चलना है। आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, कुशादा करना पड़ेगा और आपको असूल पसंदी से चलना पड़ेगा। जब महारंग बलोच को पकड़ा, समीदीन बलोच को पकड़ा, तो उनके साथ जाकर जब मैं खड़ा हुआ समीदीन बलोच के साथ, फिर मेरे दोस्तों को उनको इशू हुआ, मुझसे कहा कि आप ये जो लोग हैं ये एंटी स्टेट हैं और आप इन लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि रियासत माँ होती है? बोला हाँ होती है। मैंने कहा आप किसी भी माँ को ले लो, ये सामने सेंट्रल जेल है, उसको अपने बच्चे के पास ले जाओ। उसका बच्चा टेररिस्ट भी होगा ना, तो वो अपने बच्चे को पकड़ेगी, गले से लगाएगी, रोएगी, धोएगी, प्यार करेगी, उसको समझाएगी। तो आप नेगोशिएशन करें। जहां इशू है, जोर से कुछ नहीं हासिल होगा, जुल्म से कुछ नहीं हासिल होगा। सही है, वक्ती तौर पे आप लोगों को दबा देंगे, लेकिन लोगों के दिलों में जो नफरत है उसको कैसे खत्म करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान मुस्तहकम हो, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस सब को आपको एक मुट्ठी की तरह लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ये समझें कि खाली सिंध से पाकिस्तान चल जाएगा तो भी पॉसिबल नहीं है, खाली खैबर पख्तूनख्वा से चल जाएगा, खाली पंजाब से चल जाएगा या खाली बलूचिस्तान से चल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सबको यूनाइटेड होकर सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। उसमें एक और अफसोसकुन बात हुई, एक मुर्तज़ा जतोई साहब हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बेटे, उनका नाम दे दिया जलाओ घराओं में। आप इस तरीके की चीज़ें मत करें। दुनिया भर में जग हसाई होती है, लोग देखते हैं, लोग बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स पे लोग बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो यार ये कौन सा मुल्क है, जिसको दिल चाहता है, जिस जगह चाहता है FIR काट देते हैं, जिस जगह चाहता है बंद कर देते हैं। तो आप इस तरीके से नहीं करें। हर उरूज का ज़वाल है, हर ताकत का एंड है। बड़े बड़े लोग आए, अपनी ताकत पे गरूर किया और फिर वो सब मलिया मेट हो गए।
ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इस तरीके से गुजारें कि कल को लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें, आपका दौर लोग सुनहरी अल्फाज में याद करें। खाली बादशाहत करना है तो वो कोई इशू नहीं है, वो आप भले करें। 26वीं अमेंडमेंट, यहाँ एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि 26वीं अमेंडमेंट को पीटीआई से मंसूब कर दिया जाता है और जो उससे डैमेज हो रहा है उस डैमेज को कहीं ना कहीं पीटीआई का कवर शेड मिल जाता है और जो आम वकील है उसके ज़हन में ये मैसेज दिया जाता है कि ये पीटीआई वालों का इशू है। देखें, ये 26वीं अमेंडमेंट हर वकील का इशू है, इसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे सरकारें बदलती रहती हैं। अगर आज पीटीआई इससे विक्टिमाइज हो रही है तो कल हो सकता है कि आपसे कोई अच्छा बूट चाटने वाला आ जाए और आप उस 26वीं अमेंडमेंट से जो है विक्टिमाइज हो रहे हो। इसलिए 26वीं अमेंडमेंट को हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए और इससे जो एक कानून में जो इंसाफ में खलल आ रहा है, जो तकलीफ हो रही है, वो ख़त्म होनी चाहिए। देखें, वैसे तो 26वीं अमेंडमेंट की मौजूदगी में जज साहब को सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल में जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने का ऑर्डर पास करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये जो मौजूदा कोर्ट्स हैं ये सारी की सारी मिलिट्री कोर्ट्स हैं। आप किसी एक कोर्ट से इंडिपेंडेंट फैसला लेके दे दें मुझे, मैं कहूँगा आपके पास इंडिपेंडेंट कोर्ट है। तो ये जो जज साहब थे, ये मेरा ख्याल है उनको भी नहीं पता था कि हमारे जो चमचे इतना बड़ा काम कर देंगे। वो तो जंग पे बिजी थे, पीछे से इन्होंने उनको एक तोहफे के तौर पे खुशखबरी भेजी कि देखो हमने एक मिलिट्री कोर्ट कर दिया है। तो ये जो सिविलियंस हैं, आप ऐसी कोर्ट्स बनाएं जहाँ पे चाहे सिविलियन हो, चाहे आर्मी वाला हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे एयरफोर्स वाला हो, चाहे बैंकर हो, चाहे वकील हो, कोई जज हो, खुद को महफूज समझे। आप ऐसी कोर्टें नहीं बनाएं कि जो एक ख़ास तबके की रहनुमाई करें। फिर सिंतास का एग्रीमेंट, मैं कहूँगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से और जो उनको लीड कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप इस पे बिल्कुल क्लियर स्टांस लें और इंडिया के पास जो आपने पहले 2 दरिया अपने रखवाए हैं, जो दिए हैं, गिरवी किए हैं, उनको भी वापस लें। और दरियाए सिंध पे, दरियाए नील 12 कंट्रीज में बहता है, किसी जगह पे भी बंद नहीं है। आप उसको जो उसका फ्लो है, नेचुरल फ्लो, उस पर चलने दें जिस तरीके से वो चल रहा है, और आप उस पर सख्त रद्द अमल दें और जो अपना पानी है उनसे लें ताकि ये जो इशू है वो ख़त्म हो। और ये जो कॉरपोरेट फार्मिंग है, ये कॉरपोरेट फार्मिंग खाली ये सिंध के लोगों के लिए नुकसान नहीं है, ये पंजाब के लिए भी नुकसान है। ये वक्त के साथ पता चले जाएगा। अभी तो वो ये मैसेज दे रहे हैं कि शायद सिंध को इशू है, सिंध को इशू, ऐसा नहीं है। एक जगह कंपनी सरकार की ज़मीन होगी और एक जगह आम हारी की ज़मीन होगी। पानी किसको जाएगा? कंपनी सरकार को जाएगा या आम हारी को जाएगा? आप सब रोएंगे पानी के लिए, आपकी ज़मीनें तबाह हो जाएंगी, वीरान हो जाएंगी, फिर कुछ नहीं पीछे रहेगा। रूल ऑफ लॉ, हम सब रूल ऑफ लॉ को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो। मैं एक मिनिस्टर को सिंध असेंबली में तकरीर करते हुए सुन रहा था, तो उसको धरने से इशू हो रहा था। अच्छा, वो शख्स है, जब फॉर्म 45 में वो इलेक्शन हार गया तो उसने खुद ने धरना दे दिया, मुझे जिताओ इलेक्शन। तो उन्होंने कहा अच्छा तुझे जिता देते हैं, तो वो जीत के फॉर्म 47 पे के तहत वो गया, सही है। और वो कह रहा है कि भाई धरना लगाना, ये मुल्क ऐसा है, इसमें आप सब रोज कन्वेंशन करते हैं, कोई असर हो रहा है? मैं महीने बाद 2 महीने बाद देखता हूँ, इसमें आप 5000 कन्वेंशन कर दें, वो बोलते हैं सही है, साइड पे बैठे हैं, बोलने दो, इनका भी काम है बोलना। यहाँ बोलने से कुछ नहीं होता, आप 10 बार बोलें, 50 बार बोलें,
यहाँ पे जो असर होता है वो तब भी होता है जब हम रेजिस्टेंस करते हैं। जब हमने 6 कैनल से रेलेवेंट मूवमेंट चलाई तो पहले हमने एक रेजोल्यूशन पास किया, हमारे रेजोल्यूशंस की कोई इज्जत नहीं हुई। फिर हमने कन्वेंशंस किए, पूरे सिंध में किए, हमारे कन्वेंशंस की भी कोई इज्जत नहीं हुई। फिर हमने रैलीज निकाली, हमारी रैलीज की भी कोई इज्जत नहीं हुई। फाइनली जाके हमने एजिटेशन का रास्ता इख्तियार किया और हमने कहा कि यहाँ मरेंगे या ये कैनाल्स को बंद कराएंगे। तब जाके वो बैठे, बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि चलो भाई कंसेंसस करेंगे तो फिर करेंगे। तो मैं ये जितने भी हमारे बड़े हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि सर ये इस सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर इस पे आगे बढ़ना है तो आपको जो है एक लाएअमल देना पड़ेगा, जिसमें कुछ ना कुछ हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। पीका पे सब दोस्तों की रिजर्वेशंस हैं, साफियों की। फिर देखें, आप सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन था, कराची से हमारे तकरीबन 250 से 300 वकील गए उस कन्वेंशन में। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कन्वेंशन कैंसिल हो गया। देखें, ये बहुत बड़ी मूवमेंट है, इसमें बड़ा गुर्दे से चलना पड़ेगा, ये कुर्बानियां भी मांगेगी। मेरे पे ज़ाती तौर पे अटैक हुआ, बर्दाश्त किया, हमने कहा जो करना है करो, लेकिन हम अपने ऑब्जेक्ट से पीछे नहीं हटेंगे। 2 पोजीशंस हैं, खाना जानवर भी खाता है। आप अगर अमीर का कुत्ता देखेंगे, अभी किसी ये बराबर में बंगले हैं चले जाओ, उसका कुत्ता होगा इस टाइम पे एसी में बैठा हुआ होगा, बिस्किट खा रहा होगा, अच्छा दूध पी रहा होगा। गरीब का कुत्ता ये बाहर रोड पे घूम रहा होगा, कहीं से जो मिलेगा खा लेगा। फर्क सिर्फ इतना ही होगा, उनकी हालत अमीर के कुत्तों वाली होगी, हमारी गरीब के कुत्तों वाली होगी। अगर आप चाहते हो कि इज्जत से जीना है, अगर आप चाहते हो कि हमें अपने हकूक के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जीना है, तो हमें रूल ऑफ लॉ के लिए, हमें सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी और सबको करनी पड़ेगी। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं पीछे रहूँगा तो मैं नवाजा जाऊँगा, लाहौर बार के वकला की अगर 40,000 तादाद है तो ये जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होंगी ना, ये 500 भी नहीं होंगी। आप इस खुशफहमी में नहीं रहें, किसी किस्म के लॉलीपॉप में मत रहें। राज़िक सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है, जो आपके नसीब में रिस्क लिखा है वो मिल के रहेगा। इसलिए अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के लालच को, सबको ख़त्म करो और असूल पे आके खड़े हो जाओ। जीत हो, हार हो, लेकिन ज़िंदगी हो, मौत हो, लेकिन कभी आपको अपनी ज़ात पे अफसोस नहीं होगा। आपको ये अफसोस नहीं होगा कि मैं गलत जगह पे खड़ा था, या आपके बच्चों को कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे बाप ने पाकिस्तान बेच दिया था, या तुम्हारा बाप जो है एजेंसियों का दलाल था या बूट चाटता था। थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, करेज पैदा करो। कोई काम नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन होगी। आखिर में मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ और एक बार फिर मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा, शहीद इरफान की जो जस्ते खाकी है वो उसकी फैमिली के हवाले करें। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत ताकत में हैं, लेकिन अवाम से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। ऐसा न हो कि एक अवाम का समंदर निकले और इस सारे जो कुफ्र के, जो जुल्म का निज़ाम है, इसको मलियामेट कर दे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आखिर मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ। जो भी लाएअमल होगा इंशाअल्लाह ताला उसमें हम सब मिलके खड़े होंगे, कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। नतीजा मेरे अल्लाह के हाथ में है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला में सुरखरू करेगा। थैंक यू सो मच।